तो मैं आपको बोल रहा था कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स जो है वो रहेंगे आपके, क्या नाम बोलते हैं, मतलब पिक्टोग्राफिक नहीं रहेंगे वो, जैसे हमारे नॉर्मल नोट्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन उस नोट्स में एक दिक्कत है। और वो दिक्कत ये है कि वो काफ़ी क्रिस्प रहेंगे, ऑन द पॉइंट रहेंगे, उसमें जो है आपको समझाया नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि उसमें अगर मतलब फैक्चुअल रहेगा वो काफ़ी, ठीक है, उसमें आपको मतलब समझाने का कम रहेगा मेरा, ठीक है। तो वो समझने का जो आपका पार्ट है वो आप क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे, और ये क्लासेस काफ़ी शॉर्ट रहेंगी, काफ़ी मतलब एकदम अल्ट्रा शॉर्ट रहेंगी। और अगर आपको जैसे सुनना नहीं है तो इसकी स्लाइड्स आप म्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। उस स्लाइड्स में सब कुछ है, मतलब मेरा सिर्फ यहाँ पे बोलना ही है ताकि कि भाई एक थोड़ा माहौल बन जाए पढ़ने का, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। तो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। इसके बाद मैं आपको मिडाइवल पढ़ा दूंगा, वो भी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो छोटा है और उसके नोट्स भी काफ़ी छोटे रहेंगे, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, और ये सब सब सीयूटी के लेवल पे रहेगा। अब देखिए, ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, कि भाई हम स्कूल में भी तो पढ़ते हैं, तो हमें ये कोर्स ही क्यों करना है। इसकी बात ये है कि स्कूल में जो है वो पढ़ाया जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पे, कि आपको भाई स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, आंसर लिखना होता है, आंसर होता है बड़ा, ठीक है। अब इसमें को इस कोर्स में क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ेंगे, हमें सब्जेक्टिव तो करना नहीं है सीयूटी में। तो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए दिक्कत ये आती है कि बच्चों को कि डिस्क्रिप्टिव में तो अच्छा कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं आया तो भी ऊपर नीचे करके कर लेते हैं, जैसा कि हम सब करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है भाई, आंसर होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, एक बार आप क्लास कर लीजिए। क्लास करने से क्या है कि अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे, अगर आप अकेले नोट्स पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन कहीं क्लास से बस एक बार दिमाग में रहेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ यार ये मैंने सुना था कहीं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पॉलिटी भी पढ़ाया जाएगा आपको, और ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा। और ये सब मैं कह रहा हूँ कि 7-8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको मैराथन सेशन भी ले लूँगा। मैराथन सेशन ऐसे रहेंगे कि अब आपने, मैं ये सोचूंगा कि आप क्लास भी कर लिए, नोट्स भी पढ़ लिए, तो मैराथन सेशन में आपको बहुत छोटे छोटे क्रिस्प क्रिस्प तरीके से मैं रिवीजन करवा दूंगा। वो आपको लेना है तो लीजिए, अगर आपको नोट समझ में आ गए तो मैराथन सेशन की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर रियलिटी बताऊं तो बस वो व्यूज़ के लिए ही होता है, सब बनाते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को नोट्स याद हैं तो वो मैराथन सेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे दिक्कत है, क्योंकि उसको एंजाइटी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कई टीचर क्या होता है मैराथन सेशन में कुछ एक दो बोल देते हैं जो उन्होंने पढ़ाया नहीं होता, और फिर बच्चों को ऐसा रहता है कि अरे यार मेरे नोट्स में ये भी नहीं है, मेरे नोट्स में ये भी नहीं है, फिर वो उस नोट्स की तरफ भागते हैं, फिर हम पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हैं। तो ये एक समस्या है, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के बारे में एक और बात बता दूं मैं आपको, कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो है ये काफ़ी वेटेज रखता है सीओटी के एग्जाम में, ठीक है। तो अभी बाकी बातें काफ़ी सेशंस में करते रहेंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। कि अराइवल ऑफ यूरोपियन मतलब कि यूरोपियन जो है वो भारत में क्यों आए, कैसे आए वो हम सबको पता है, लेकिन रीजन पूछना है हमें कि पहले क्यों आए। तो ये लीजिए पहली स्लाइड, ठीक है। तो हमारे देश में कुल मिला के 5 यूरोपियंस आए हैं। पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, डेन्स, फ्रेंच। पोर्तुगीज जो है वो सबसे पहले है, इसको हम पायनियर कह देते हैं। डच जो है वो स्पाइस ट्रेडर है। अब ये इन्हें क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये स्पाइस ट्रेडर, भाई ये टैग क्यों दे रहे हो उसको, क्योंकि ये रियलिटी में स्पाइसेस के लिए ही आए थे। इनका ना तो जीतने वाला सिस्टम था कि हमें भारत विजय करना है, ठीक है, और ना इनका कुछ और, इसलिए ये फिर स्पाइस ट्रेड के लिए, अब इन्हें जहाँ पे स्पाइसेस मिलेगा ये वहीं चले जाएंगे। इंडिया मिलेगा तो इंडिया में मिल जाएगा, नहीं तो इंडोनेशिया भाग जाएंगे, ठीक है। और जो कि ये करते हैं। ब्रिटिश, द अल्टीमेट कॉन्करर। और ये शायद मुझे बताने की कोई खास जरूरत है नहीं कि ब्रिटिशर्स क्यों अल्टीमेट कॉन्करर है। भाई अगर उन्हीं की देन है कि ये मुझे आपको इंग्लिश में स्लाइड देनी पड़ रही है, ठीक है। डेन्स, द मिशनरीज। मिशनरी क्या होता है, मिशनरी जो है वो होता है कि जिसको कन्वर्जन कराना होता है। जैसे कन्वर्जन जो है वो, जो इंडियंस जो रिलीजन है जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, सिखिज्म, ये कन्वर्जन में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन होते हैं, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिब्रू, जिसको हम यहूदी कहते हैं, वो सब जो होते हैं
वो कन्वर्जन में बिलीव करते हैं कि आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इंडियन जो रिलीजन है वो एक साथ रहने में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसको जो कन्वर्जन कराते हैं उन्हें हम मिशनरीज कहते हैं। तो डच जो है वो क्रिश्चियन थे, और रेनेसों के टाइम पे काफी इनका वो रहा कि हमें कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है। तो डेन्स का पर्पस यही था। और मैं आपको एक और बता दूं कि यही जो मिशनरी वाली आदत है, यही पुर्तगालियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रहेगी बाद में, क्योंकि ये मतलब बन नहीं पाएंगे, मतलब ब्रिटिशर जैसे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनका ध्यान थोड़ा मिशनरीज में रहा। फ्रेंच, द फाइनल चैलेंजर। चैलेंजर क्यों, और चैलेंजर किसको भाई? चैलेंजर इंडियंस को या फिर किसी और को? तो मैं आपको बता दूं कि ये चैलेंजर है ब्रिटिशर्स के लिए, ये इंडियंस के लिए चैलेंजर नहीं है। ठीक है, बनना चाहते थे कि हम इंडियंस के लिए बन जाएं, लेकिन नहीं बन पाए, और उसकी काफी समस्याएं हैं वो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको एक हाई टॉपिक बता देता हूँ सीयूटी के लिए, कि अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो डच और डेन्स है, ये बहुत कम आते हैं। हमारे तीन ही फोकस होंगे: पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स जो है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में होती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए एक और स्लाइड ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वाई पुर्तगासी आप आए। देखिए, अब यहाँ पे जो है एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाऊंगा जो कि आपके सिलेबस के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, ना तो वो सवाल आएगा ना कुछ और, पर मैं वो क्यों पढ़ाऊंगा? ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। देखो, अगर रियलिटी में अगर सिर्फ फैक्ट्स रटेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा। स्टोरीज याद रहनी चाहिए। हिस्ट्री जो है, इसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री सबको आती है और किसी को नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं वो हिस्ट्री को डेट्स की तरफ से देखते हैं, इवेंट्स की तरफ से देखते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ऐसे नहीं देखना चाहिए। अब आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी में आज जो चीज़ हुई है, वो अकेले में हुई है? वो मतलब अलोन है? नहीं। भाई, उसका कुछ ना कुछ पहले से मतलब होगा। भाई, जैसे अगर आज आपके पेट में दर्द हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेट में दर्द जो है वो एक अलोन इवेंट है। नहीं, आपने कल कुछ खाया होगा, परसों कुछ खाया होगा, या फिर नहीं खाया होगा। मतलब आपने परसों कुछ नहीं खाया या खाया, उससे आज आपके पेट में दर्द हुआ। तो ऐसे ही हिस्ट्री होती है कि कल जो चीज़ है वो हुई है, इसलिए आज वो चीज़ हुई है। तो पुर्तगाली क्यों आ पाए? और देखो, अगर आना होता तो कभी भी आ सकते थे। भाई, इसी टाइम पे क्यों आए? भाई, ऐसा थोड़ा ना कि मुहूर्त का वेट कर रहे थे कि पंडित जी बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, आपको इसी टाइम पे जाना है, पहले मत जाना। नहीं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, इसका मेन फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स। मतलब आपको इकोनॉमिक्स मेन फोकस है, इसी से ये लोग आए हैं, मतलब इसी से ये मोटिवेट हुए हैं। इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था कि हम भारत जीतेंगे, इनका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस थे। अब उसका क्या है बता देता हूँ कि देखिए, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज के तुर्की में है, जिसको अब तुर्कीये कहते हैं, नाम चेंज हो गया है उसका, लेकिन मतलब कोई खास जरूरी नहीं है, बस मैं वैसे ही बताता रहता हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, जो पढ़ाई के लिए चीज़ें हैं वो स्लाइड में है, बाकी सिर्फ ये एक्स्ट्रा ज्ञान है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे कि आप अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, तुर्की जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री होती है जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में हो। जैसे कि रशिया भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, तुर्की भी है, इजिप्ट भी है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में आती हैं। अब आप देखेंगे ना कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये बिल्कुल बीच में सेंटर में है। तो अब क्या करते थे पहले के टाइम पे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया की स्पाइसेस और इंडिया का कॉटन, टेक्सटाइल्स, ये हमेशा से वर्ल्ड में रहे हैं ट्रेड के लिए। हम इनके लिए हमेशा से फेमस रहे हैं। आज भी इंडिया, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में है वैसे तो, लेकिन किसी भी अवस्था में हो, स्पाइसेस आज भी इंडिया के ही बिकते हैं, अच्छे बेचते हैं। हालाँकि कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं उसकी, वो एक मतलब करंट अफ़ेयर का मामला है, पर उसको चलो छोड़िए, उसका भी कभी देखेंगे, दिन आएगा तो बताएँगे आपको। तो स्पाइसेस जो होते थे, पहले क्या होता था कि ये लैंड रूट से जाता था, समुद्र के रास्ते से नहीं जा पाता था। तो ये क्या करते कि भई वो सिल्क रूट जो ऊपर है, जो कि ये आजकल के अफ़गानिस्तान,
चाइना, इससे जाता जाता ये कॉन्स्टेंटिनोपल चला गया। अब आप लोकेशन देखेंगे अगर मैप में, आप जरूर देखिएगा, तो ये यहाँ पे जाने के बाद ये फिर यूरोप स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि तुर्की ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल बीच में आता है। तो ये फिर यूरोप में चले गए, फिर यूरोप में ये पूरा हो गया कि अब यूरोप पूरा ले लिया है इसको, स्पाइसेस को। अब आप सोचेंगे कि स्पाइसेस क्यों भाई, खाने के स्वाद के लिए क्या? नहीं नहीं, खाने का स्वाद तो चलो ठीक है, एक जरूरी चीज है, पर एक चीज होती है कि यूरोप में आप देखेंगे कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। पर आज तो चलिए हमारे पास हीटर वगैरह है, कंफर्टर है, पहले ये सब नहीं था। तो खाने को, फ्रीज है, खाने को बचाने के लिए क्या करते थे कि स्पाइसेस लगा के और फिर प्रिजर्व करा देते थे। अब भाई ठंड पड़ गई है तो स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी। खाना खाना ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब सर्वाइवल पे बात आ चुकी है। अब स्वाद नहीं, अब सर्वाइवल चाहिए। तो अब तो इसके लिए स्पाइसेस जरूरी है। अब क्या हुआ कि 1453 में ओटोमन अंपायर, जो कि तुर्क अंपायर था, तुर्क तुर्क लोग थे ये, टर्क बोल सकते हैं हम, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए, बस ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है हिंदी इंग्लिश का, बाकी सेम ही होता है। तो जो टर्क्स थे, उन्होंने बाइजेंटाइन अंपायर, जो कि मतलब रोमन अंपायर आपने नाम सुना होगा, तो उसकी ईस्टर्न ब्रांच को हम ईस्टर्न रोमन अंपायर या फिर बाइजेंटाइन अंपायर कहते हैं। वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जो कि मतलब हम रियल में जो रोमन एम्पायर पढ़ते हैं, जिसकी मतलब बड़ी बड़ी गाथाएं सुनी होंगी आपने, वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, इटली, रोम, ठीक है। लेकिन वो पहले खत्म हो गया था जल्दी, ठीक है। पर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, बाइजेंटाइन एम्पायर, वो रहा। और ये तुर्क लोग यहाँ पे क्यों लड़े, इसका देखो, इसकी भी एक बड़ी बात है कि क्रूसेड्स होते थे यूरोप और मतलब क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में, मतलब ये अपने अपने धार्मिक स्थानों के लिए लड़ते थे। जेरूसलम उसका एक बड़ा पीक है। तो उसी से मतलब उसी का एक आप कंटिन्यूटी कह सकते हैं, मतलब पूरा नहीं पर एक फैक्टर ये भी है। उन्होंने ये जीत लिया। अब उन्होंने क्या किया कि टैक्सेस बढ़ा दिए, ट्रेड रोक दिया। अब क्या करें भाई, स्पाइसेस चाहिए, स्वाद नहीं, जिंदगी के लिए। तो अब हमें, अब यूरोपियंस, अब आप सोचिए कि आप यूरोपियंस हैं, ठंड आ चुकी है, स्पाइसेस चाहिए, तुर्क देंगे नहीं क्योंकि आप लोग उनसे लड़ चुके हैं, आपका तो भाई क्रूसेड्स हो रखे हैं, आप लोग तो इतने सालों से लड़ रहे हैं, तो देंगे नहीं। तब आप क्या करेंगे, लैंड रूट खत्म हो गया, तो अब आप बचेगा क्या भाई, लैंड या सी? तो अब सी पे जाएंगे, सी पे ही जाएंगे ना, और किसी पे तो हम जा नहीं सकते, ठीक है। तो अब आप सी पे जाएंगे, तो अब सी पे कौन जा पाएगा? अब आप अगर आप लोकेशन में देखें, तो पुर्तगाल जो है वो अटलांटिक ओशियन के टच में है, मतलब इसकी लोकेशन अच्छी है, इसलिए ही तो जर्मनी नहीं कर पाया, पोलैंड नहीं कर पाया, इटली नहीं कर पाया। भाई डायरेक्ट ओशियन भी तो आना चाहिए ना। आप, अब मैं आपको आज कह दूं कि अ, राजस्थान के लोग, जैसे कि मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ, तो अब मान लीजिए कि मतलब एक ये साइड है, मतलब मजाक के लिए, कि ऐसा हो जाए कि ओलंपिक में राजस्थान से एक स्विमर गोल्ड मेडल ले आए, तो कैसा लगेगा आपको? कि मतलब कि जहाँ पे वही पानी की नाम भी नहीं है, वहां से गोल्ड मेडल आ रहा है, वो भी स्विमिंग में, नहीं समझ में है? तो ऐसी बात है कि लोकेशन काफी मैटर करती है, कि राजस्थान के लोग स्विमर बहुत कम अच्छे मिल पाएंगे कोस्टल रीजन से, मतलब ये नेचुरली है, वैसे एक्सेप्शनल केस तो देखिए हर जगह है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई राजस्थान का ही और जो स्विमर अच्छा हो। पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल एक अंदाजा लगाने के लिए हम ये बात बोलते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल जो है उसकी लोकेशन कॉन्टिनेंट के पास है, लेकिन स्पेन में भी है, स्पेन के पास भी है। अब ये दोनों देश लड़ेंगे, ठीक है। अब आप जानेंगे कि यूरोप जो है उसमें चर्च का काफी अच्छा रोल रहा है। चर्च जो है वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है। चर्च कहे कि कुर्सी बेड है, तो कुर्सी बेड है, बेड केक है, तो बेड केक है। इस लेवल का चर्च का डोमिनेंस रहा है। तो चर्च में पोप निकोलस फाइव थे। उन्होंने एक टाइम पे क्या किया कि ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास कर दी। ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास क्या करती है, अटलांटिक ओशन जो है उसको बीच से काट देती है। इमेजिनरी लाइन है, ऐसे नहीं कि काट के चले गए। उसमें क्या करती है कि वेस्टर्न पार्ट जो है वो स्पेन वहां पे जाएगा, और ईस्टर्न पार्ट में पुर्तगाल जाएंगे। इसलिए ही पुर्तगाली आ पाए, नहीं तो स्पेन भी आ सकता था, ठीक है। अब देखिए ये बात जो है आपके सब्जेक्ट में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, और ना ही सीयूटी में कोई पूछेगा, लेकिन क्या है, अब आपको पता चल गया कि पुर्तगाल ही क्यों आ पाए। अगर ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास नहीं होती तो हो सकता था स्पेन आता, नहीं आता। तो ऐसे ही अब पुर्तगाली आए। तो अब इसमें एक और नाम आता है कि 1483 में एक बंदा है,
बार्थोलोमेव डियाज। वो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप है आज के साउथ अमेरिका का टिप, लास्ट टिप। ठीक है, तो उसने वो पहुंचा, तो इसका मतलब बस ये है कि लोगों को ये पता लग गया कि हाँ भाई, यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। मतलब लोग मोटिवेट हो गए कि हाँ चलो ये पॉइंट तो है। ठीक है, फिर उसके बाद वास्को डी गामा जी आते हैं 1498 में। वो केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। उसके बाद का इन्हें रास्ता नहीं पता है। इसके बाद क्योंकि कोई पहुंचा नहीं, तो यहाँ पे एक गुजराती ट्रेडर का नाम आता है अब्दुल मजीद। इसके नाम अब्दुल है, कोई खान बोलेगा कोई माजिद बोलेगा, पर ये नाम अब्दुल रहेगा। ये गुजराती ट्रेडर था सूरत का। तो ये आ रहा था वहां से इंडिया, तो ये वास्को डी गामा इसके साथ चला गया। ठीक है, वो निकल गया अपना सूरत, ये पहुंच गया अपने कैलीकट, और कैलीकट पहुंचे हैं ये 1498 में। ठीक है, अब कैलीकट के जो राजा थे उसको ये जमोरिन कहते थे। इसका नाम जमोरिन था नहीं, पर पुर्तगाली इन्हें बोलते थे जमोरिन, इसलिए हम जमोरिन पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है कि पुर्तगालियों ने इंडिया की डिस्कवरी नहीं की, इंडिया के सी रूट की डिस्कवरी की है। और वो भी यूरोपियंस, मतलब यूरोप से सी रूट की डिस्कवरी। नहीं तो ऐसे तो भाई, जैसे सऊदी अरेबिया से तो पहले से भी हम ट्रेड कर ही रहे हैं। ठीक है, सी रूट का। ठीक है, फिर उसके बाद वास्को डी गामा आया, यहाँ से सामान वामान लेके गया अपना। फिर उसने अच्छा खासा वहाँ पे मतलब यूरोप गया, तो मतलब काफ़ी मल्टीपल टाइम्स उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो पुर्तगाल के राजा भी काफ़ी मोटिवेट हो गए कि नहीं भाई, अब तो पहुंचाना पड़ेगा, अब तो पहुंचाना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद अब ये होता है कि ये लोग जैसे कि अपने जब बंदे भेजते हैं, क्योंकि पहले वास्को डी गामा खुद गया था, वो सरकार की तरफ से नहीं गया था। ठीक है, हाँ उनका एक राजा है हेनरी, जिसको पोप निकोलस फाइव ने द नेविगेटर की उपाधि दी थी, लेकिन उसकी मर्जी से नहीं गए थे वास्को डी गामा। ठीक है, कि भाई कि मैं आपकी तरफ, ये खुद गए थे एज ए प्राइवेट पर्सन। ठीक है, इसके बाद पुर्तगालियों ने जब प्रॉफिट देखा वास्को डी गामा का, तो उन्होंने बोला कि वाह, मजा आ चुका है, तो अब हम हमारे लोग भेजेंगे। तो जब राजा का आदमी जाएगा, तो उसको उपाधि दी जाएगी वाइसरॉय की। ठीक है, और यही वाइसरॉय कभी गवर्नर कहलाएगा, कभी वाइसरॉय कहलाएगा। वाइसरॉय मतलब क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, क्राउन का भेजा हुआ आदमी। ठीक है, तो अब इसमें किसको भेजा जाएगा? अल्मीडा को भेजा जाएगा। वैसे कैब्रल भी नाम आता है, लेकिन वो कोई काफी इंपॉर्टेंट है नहीं। अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर रहेगा। अल्मीडा की आप तीन बातें याद रखें, तीन बातें और अल्मीडा खत्म आपके लिए। ठीक है, देखिए पुर्तगालियों की एक समस्या है, इसलिए वो भारत के राजा नहीं बन पाए, भारत को जीत नहीं पाए, क्योंकि इनका ध्यान हमेशा से रहा सी रूट पे, सी पे ही इनका ध्यान रहा, लैंड पे इनका काफी ध्यान रहा नहीं। तो अल्मीडा समुद्र पे राज करना चाहते थे, पर समुद्र पे राज लेजिटिमेट नहीं कर पाए। ये क्या करते कि कार्टास सिस्टम था इनके पास। यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिखेगा, तो आपके नोट्स में पक्का मिल जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। काटा सिस्टम मतलब पर्ची मार लीजिए आप, टिकट, टिकट सिस्टम। जैसे कि आप किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ की टिकट खरीदनी पड़ती है, ऐसे ही अल्मीडा ने क्या कहा कि आप, ये काटा सिस्टम है, और काटाज में जो है, अगर आपको इस रूट से जाना है, तो हमारे ये लेने, मतलब हमसे ये टिकट लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। पर ये भाई, क्योंकि, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए भाई, काटा सिस्टम हो गया है, लेकिन ये इंडियन रूलर्स ने बोला इनको? नहीं बोला ना। ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हो भाई, तुम नहीं समझे भाई। इंडियन ओशियन नाम है उसका, इंडिया के राजा हैं, तुम बाहर से आए हो, तुम अपना काटा सिस्टम लगा रहे हो। अगर कोई नहीं ले रहा तो तुम उसे डुबा दे रहे हो। तो आपको लगता है कि इंडियन रूलर्स एक्सेप्ट करेंगे इसको? आप बताइए, नहीं करेंगे। तो अब क्या होगी जब दो लोग मानते नहीं हैं आपस में, जैसे कि आप और आपका दोस्त नहीं मानते, तो क्या करते हो? लड़ाई, युद्ध। तो अब होगा युद्ध। तो युद्ध में, इसमें तो एक युद्ध लिखा हुआ है और वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक और युद्ध हुआ था 1509 में ही हुआ है, वो भी 1508 9 लगा लो। ठीक है, अल्मीडा और अल्मीडा का बेटा है। तो बैटल ऑफ चोल, जो कि ये बैटल ऑफ द्यू से पहले है, और बैटल ऑफ द्यू उसका मतलब बैटल ऑफ द्यू का रीजन भी है वो। उसमें क्या किया कि अल्मीडा का बेटा वो गया, और गुजरात का जो शासक है उस टाइम पे, महमूद बेगड़ा, जिसको हम जहरीला सुल्तान कहते थे,
कि वो मतलब बचपन से वो उसको ज़हर की थोड़ी-थोड़ी डोज़ दी जाती थी ताकि उसको कोई ज़हर से मार ना पाए। और एक यूरोपियन ने ये भी बोला था कि अगर उसके ऊपर एक मच्छर भी बैठ जाए तो वो मर जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसको ये पसंद नहीं आया क्योंकि गुजरात आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड का एक हब है और वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई कोई भी कुछ भी कर लेगा। तो काटाज सॉरी मैं कहाँ था? महमूद बेगड़ा ने अपनी सेना बनाई और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़े। अल्मीड़ा का बेटा लड़ा और अल्मीड़ा का बेटा मर गया। अल्मीड़ा का बेटा वहाँ पे मर गया, वो जीत गए लेकिन अल्मीड़ा का बेटा मर गया। अब अल्मीड़ा को आ चुका है गुस्सा। अब अल्मीड़ा दोबारा जाएगा। अल्मीड़ा जहाँ-जहाँ जाता गया, वहाँ-वहाँ तबाही मचाता गया। महमूद बेगड़ा का जो सैनिक सेनापति था, मतलब सॉरी वो सॉरी नौसेना सेनापति था, नेवी लीडर कमांडर। उसने वो लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये जो बैटल ऑफ दीव है ये बैटल नहीं हुई थी। ठीक है, ये मतलब ऐसा हुआ कि उसने मतलब जब देखा कि अल्मीड़ा आ रहा है और आते आते जो जगह मिल रही है वहां पे तबाही मचाता हुआ आ रहा है, तो उसने देख के जो महमूद बेगड़ा का जो सेनापति था उसने अल्मीड़ा को सरेंडर कर दिया। लेकिन इस युद्ध में महमूद बेगड़ा ही नहीं, उसने इजिप्ट के ममलूक सुल्तान और ओटोमन अम्पायर को, उन दोनों को अपनी साइड लिया था गुजरात के अम्पायर ने, महमूद बेगड़ा ने। तो महमूद बेगड़ा का सेनापति तो नहीं लड़ा, लेकिन वो दोनों लड़ते रहे। और उसमें फिर अल्मीड़ा आपको पता ही है जीत गया क्योंकि भाई एक सेना चली गई। तो वही है कि अल्मीड़ा जीतना ही था, बैटल ऑफ दीव जीत गया वो। इसमें आप देखेंगे कि डिफीटेड कंबाइंड मुस्लिम फ्लीट, एस्टेब्लिश्ड नेवल सुपीरियरिटी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं। हाँ, और एक है कि अल्मीड़ा के मैंने आपको 3 बात बोलने को बोली थी, तो एक काटा सिस्टम हो गया, एक बैटल ऑफ दी हो गया और एक ब्लू वाटर पॉलिसी। ये काटा सिस्टम का ही दूसरा हम पॉलिसी का नाम देते हैं ब्लू वाटर। अब ब्लू वाटर क्यों? देखिए 2 प्रकार के वाटर होते हैं ओशन में, ब्राउन वाटर और ब्लू वाटर। ब्राउन वाटर होता है जो आपके कोस्ट के पास होता है और ब्लू वाटर होता है जो डीप सी होता है, मतलब दूर जाते हैं जब, उसको हम ब्लू वाटर कहते हैं। नाम है सिर्फ। तो ये ना काटा सिस्टम तो ब्लू वाटर में चलेगा, तो इसलिए हम इसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, बाकी कोई और हो हल्ला है नहीं। अब अल्मीडा के बाद आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को रियल फाउंडर कहते हैं। ये सब आपको नोट्स में पक्का मिल जाएगा। इस स्लाइड में ऐसा है कि बस स्लाइड तो थोड़ा आपका ध्यान रखने के लिए। तो अल्बुकर्क जो है वो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल एम्पायर है। ठीक है, इसकी 2-3 पॉलिसी हैं। इसने एक तो इसका सबसे बड़ा है कि गोलकंडा के रूलर से इसने गोवा कैप्चर कर लिया था दोस्तों। ठीक है, गोवा जो आज हम जानते हैं गोवा इज ऑन, तो गोवा इज ऑन एल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, और इसके बाद इसकी 2-3 चीजें हैं। सती सिस्टम इसने बैन कर दिया था। अब वो सती सिस्टम आप सोचेंगे कि अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, सती सिस्टम बैन कर रहा है, मतलब बाहर का आदमी इन हिंदुस्तानी औरतों के बारे में अच्छा सोचता है। ऐसा नहीं है। वो ये चाहता था कि पुर्तगाली जो है वो एक अपना डोमिनेंट प्लेस बना पाए इंडिया में। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब सबसे अच्छा तरीका होता था पहले कि आप बच्चे कर लीजिए उस जगह से। जैसे आप देखेंगे कई राजा, जैसे अकबर ने राजपूतों से शादी की, क्यों? क्योंकि उसे लेजिटिमेसी चाहिए थी। तो ऐसे ही पुर्तगालियों को लेजिटिमेसी चाहिए थी, तो उन्हें गोवा की औरतें से शादी करनी थी। अब जो होता है ना बिना शादीशुदा औरत का तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो विधवा है, अब विधवा को आप जानते हैं कि विधवा का वैसे भी हिंदुस्तानी समाज में पहले कोई खास ओहदा था नहीं। तो उसने सती बैन कर दी, विधवा का कोई है नहीं, तो अब विधवा से ये पुर्तगाली शादी कर लेते थे, बच्चे हो जाते थे, एक लेजिटिमेसी हो गई, एक होल्ड बना लिया अपना। इसलिए आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो है वो अपना गोवा नहीं छोड़ के जा पाए। वो यही एक रीजन है इनका कि उन्होंने अपना वो होल्ड बना लिया। बच्चे हो गए, ये तो पूरी फैमिली है उनकी, ये तो गोवा पुर्तगाली हो गया, मतलब एक पुर्तगाली हो गया। और पुर्तगाल ने काफी टाइम तक गोवा को सेकंड लिस्बन कह रखा था कि सेकंड कैपिटल है हमारी। इनको यहाँ के जो सिटीजन्स थे गोवा के, उनको फ्री वीजा में फ्री सिटीजनशिप मिलती थी आज़ादी के टाइम तक। ठीक है, तो ये एक गोवा का होल्ड था और वो इसलिए हो पाया है। ठीक है, एक इसमें आप हाँ, ठीक है। और इसने हॉस्पिटल खुलवाए, मतलब काफी दया धर्म का भी काम किया है इस लड़के ने। और इसने काफी चीजें वो अ, क्या बोलते हैं उसे, अरे यार, मतलब ये टबैको
टबैको, कैशू, ये सब भी इसने इंट्रोड्यूस किया था, इसी के राज में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब अल्बुकर्क के बाद आते हैं दूसरे, नीनो डू कुना। ठीक है, ये उसमें मिल जाएगा, इसमें इसका नाम नहीं आ रहा है लेकिन इसके काम जरूर आ रहे हैं। अब नीनो डो कुना है जो, ये जो आप टीटीओ बेसिन, बॉम्बे बॉम्बे बेसिन एक्वायर्ड, ये इसी के टाइम पे है भाई। और इसी ने, जो अल्बुकर्क ने सिर्फ गोवा कैप्चर किया था, नीनो डो कुना ने 1529 में गोवा को कैपिटल बनाया था कोच्चि से। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी ने, जो गुजरात के राजा थे, सुल्तान महमूद बेगड़ा, नहीं, उनके बाद जो आते हैं बहादुर शाह, उनको बहादुर शाह बहादुर शाह ही है उनका नाम। और उनको मतलब उनसे ही पहले तो युद्ध लड़ा, फिर वो हार गए तो ट्रीटी ऑफ बेसिन किया। ठीक है, दमन दीव बेसिन ले लिया, और उसके बाद उन्हें डुबो के मार भी दिया था। मतलब उन्हें बुलाया कि आओ हमारे हवेली पे, नहीं, बोट पे, बोट पे गए और उनको वहां पे डुबा के मार दिया। ठीक है, तो ये इसलिए ये थोड़े से हैं। इसके बाद 1540 गोवन इंक्विजिशन, मतलब ये भी देखिए, गोवन इंक्विजिशन एक, मतलब सुनने में चाहे आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो कि वाह वाह क्या वर्ड है, समझ में जो वर्ड नहीं समझ में आता इंग्लिश का वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है। गोवन इंक्विजिशन एक बहुत गंदी चीज़ है। इसमें क्या था कि गोवा के जो रीजनल लोग थे उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया, जो नहीं हुए उनको मारा गया। काफ़ी बड़ा मैसेकर हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर पढ़ें इसके बारे में, मतलब बहुत ही एक निर्मम कहानी है। ठीक है, फ्रांसिस जेवियर, जिनका काफ़ी ये फेस्टिवल भी होता है हर बार, और ये सेंट थे, ये गवर्नर नहीं थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर, इन्हीं के मतलब अंतराल में गोवन इंक्विजिशन हुआ। जैसे कि क्रिश्चियन पावर्स जो हैं वो हर जगह जाती हैं तो ये करती ही है। ये उनका मतलब कोलोनियलिज्म का सबसे डार्क चैप्टर अगर मेरे हिसाब से कोई कहा जाए तो ये कन्वर्जन ही है। ये कहीं भी गए हैं तो ये कन्वर्जन करे हैं। अफ्रीका है तो अफ्रीका, अमेरिका है तो अमेरिका, और साउथ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका। ठीक है, अब सीयूटी के लिए एक वन लाइनर देख लो। मैंने आपको बताया था, बहादुर शाह, गुजरात सरेंडर्ड, दीव एंड वसिन, कहा था मैंने आपको, और इसी को मारा गया था। ठीक है, स्लाइड कंप्लीट। चौथी स्लाइड पे सॉरी, फोर्थ स्लाइड पे आ जाते हैं। और चिंता मत कीजिए, 15 ही स्लाइड है बस। आपको याद तो सिर्फ ये स्लाइड और ये नोट्स याद रखने हैं। बाकी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि एक पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि आधी बार हम बस एक इवेंट्स ही पढ़ते रहते हैं, स्टोरी नहीं बन पाती। देखिए, ये आ गया है जो अभी हम पढ़ रहे थे। टबैको कैशू सोसाइटी एनकरेज मैरिज विथ इंडियन वुमेन, कैप्चर्ड गोवा, रियल फाउंडर, ब्लू वाटर पॉलिसी, काटा सिस्टम, माइलस्टोन, नीनो ट्रीटी ऑफ बर्सिन सिक्योर्ड करी, गोवा किया। इसमें 1530 है, 1529 30 मतलब ऐसा ही रहता है वो डेट। ठीक है, ओके, ये स्लाइड कंप्लीट हो गई जल्दी। अब फिफ्थ स्लाइड पे आ जाते हैं। अब आते हैं, अब हम एक स्नैपशॉट लेंगे इनका, क्योंकि पुर्तगाली जो है वो इतना ही मतलब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मतलब रेलेवेंट है। इसके बाद जो है हम मेन मेन चीज़ पढ़ लेंगे, बाकी मतलब ये ऐसा है कि ये लो प्रायोरिटी है पर इनको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि लो प्रायोरिटी है तो पढ़ना ही नहीं। तो पुर्तगाजी एग्जिट, देखिए, अब ऐसे नहीं, अब वही बात मैं आपको जो कहा था कि कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि आप पुर्तगाली एग्जिट अगर कोई और बताएगा ना तो आपको बोलेगा कि 1962 में चले गए। अरे भाई कैसे चले गए, ये पहले आए थे, ये मुगलों से पहले आए थे भाई। ऐसी पावर जो कि 100 साल तक अकेली रही है, ठीक है, इतना बड़ा, ये राजाओं को मार रहे हैं, ये युद्ध जीत रहे हैं, तो ये अचानक से कैसे चलेगा? ऐसे थोड़ी ना जाएगा कि भाई कोई कैसे भी चला जाएगा भाई। एक इवेंट्स होते हैं, कहानी होती है, समझ नहीं होती है। तो देखिए, अब इनका डाउनफॉल देखेंगे हम, और ये डाउनफॉल बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। 1612 में पहला डाउनफॉल देखिए। अब 1612 में क्या हुआ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स, डेन्स और डच, ये इंडिया में एंट्री कर चुके हैं। मतलब अब पुर्तगालियों के कंपटीटर आ चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब लड़ाई होगी इनमें।
मैंने आपको कहा था कि पुर्तगाली जो है वो लैंड पे नहीं लड़ते हैं, ये जो है वो सी में ही रखना चाहते हैं, और इनकी सी में ही सबसे पहली लड़ाई होगी, और वो होगी सूरत में। सूरत में ही क्यों? भाई ट्रेड है, और ट्रेड मैंने आपको कहा ही था, इकोनॉमी है सबसे ज्यादा। आपकी जितनी भी लड़ाई दिखेंगी, कार्नेटिक वॉर्स को हटा के सब और सब इकोनॉमी की है, ठीक है, और कुछ नहीं है रीजन। एक कार्नेटिक वॉर्स है जिसमें पॉलिटिकल एंगल आता है, बाकी वो भी डुप्ले की वजह से। बाकी आपको इकोनॉमिक रीजन ही दिखेंगे कि यहाँ पे इनको मोनोपोली चाहिए थी। अब मानो कि आप 100 साल से कहीं हो, आप अकेले राज कर रहे हो, वो भी आप एज ए काटा सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी, राजाओं को मार रहे हो, ये सब कर रहे हो। अब अचानक से आपके कंपटीटर आ जाते हैं, वो भी आपके इलाके के हैं, वो भी आपसे compete करते हैं, तो आपको दुख तो होगा। और आपको दुख होगा तो आप लड़ाई करेंगे, और लड़ाई होगी तो वो किसके साथ होगी? ब्रिटिशर्स के साथ होगी। क्योंकि ये है कि डेन्स अपना ट्रेड में बिजी हैं, सॉरी, डच अपना ट्रेड में बिजी हैं, डेन्स कन्वर्ट कराने में बिजी हैं। एक ही बचता है इस टाइम पे, वो ब्रिटिशर्स, जो कि राज मतलब ब्रिटिशर्स की एक अलग है कि वो थ्योरी अलग है कि राज करने आए थे या ट्रेड करने आए थे, पर अभी हम मानते हैं कि राज करने के लिए यही इनके कंपटीटर है। तो सूरत आए, सूरत में लड़ाई हुई, बैटल ऑफ स्वाली। यहाँ पे ये लोग लड़ मर के हार गए। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे यहाँ पे कैप्टन बेस्ट, और मेरे को लगता है कि ये नाम आपको याद करने में कोई समस्या नहीं है। भाई, बेस्ट आदमी जीतता है, और बेस्ट बी से स्टार्ट होता है, और बी से ही ब्रिटिशर स्टार्ट होता है। तो बेस्ट किसका है? ब्रिटिशर्स का कैप्टन है, ठीक है। ये आपको मतलब मैं बीच बीच में ऐसे मतलब ये लो लेवल के न्यूमेरिक्स दूंगा जो कि आपको अभी तो गंदे लगेंगे, लेकिन जब आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आपको ऐसे कि याद करने में थोड़ी समस्याएं कम रहेंगी। तो ठीक है। फिर हाँ, ये बैटल ऑफ स्वाली हुआ, पुर्तगाली हार गए। जहांगीर भी इनसे परेशान ही था, जहांगीर क्या हर कोई परेशान था कि भाई आ गए हैं हमारे यहाँ पे मतलब पुर्तगाली, और ब्लू वाटर काटा सिस्टम ये सब चला रहे हैं। तो जब अंग्रेज जीते तो उनसे खुश हो गया कि चलो कोई तो कंपटीटर है, और उसने फिर ब्रिटिशर्स को खुश होके सूरत के लिए परमिट दे दिया कि आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, और इसलिए फिर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में खोली। 1632 में क्या हुआ? इसके बाद हम 1632 में आ जाते हैं कि बीच में फिर वो ब्रिटिशर्स की कहानी चलती है, जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसमें आता है एक्सपल्शन फ्रॉम हुगली। सूरत से जा ही चुके हैं, वेस्टर्न रीजन से चले जा चुके हैं, अब बचा क्या? ईस्टर्न से भी चलो, बंगाल से भी निकलो, क्योंकि वो भी एक ट्रेड हब है। और उन्हें यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं, मुगल्स निकालते हैं। अब ये क्यों? देखिए, पुर्तगालियों की एक दिक्कत है, मैंने आपको बता रखी है, किसी में गुंडागर्दी करा रखी है, पायरेट्स बन गए हैं, पायरेट्स ऑफ द पुर्तगाली, पायरेट्स ऑफ द पुर्तगाल। तो इन पायरेट्स को हराने के लिए मुगल जो है, मुगल बादशाह शाहजहां लड़ेंगे, और फिर शाहजहां इन्हें हरा देंगे, और फिर इन्हें हुगली से बाहर निकाल देंगे। इसकी एक कहानी है कि शाहजहां की रानियों के वो टोट आई थी, तो उन्होंने उनकी दासियों को बंदी बना लिया, हमला हमला कर दिया। तो मुगलों की एक आन पे बात आ गई कि अरे ये तो हमारा हमारे घर में आके हमें ही मार रहे हैं। तो फिर इन्हें हुगली से बाहर निकाल दिया, इन्हें बहुत बुरी बुरी तरह रखा। वो एक अलग कहानी है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। फिर उसके बाद 1662 में एक बड़ी चीज होती है, बॉम्बे। आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे ब्रिटिशर्स का नहीं था। जी हाँ, बॉम्बे जो है वो पुर्तगालियों का था। पर ये ब्रिटिशर्स के पास कैसे आया? 1662 में पुर्तगाली की मतलब पुर्तगाल की क्वीन और ब्रिटिशर्स के राजा की शादी हुई। और दहेज प्रथा तो हर जगह है, मानो या मत मानो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, वो हर जगह है, और हर काल में रही है। तो ऐसा ही हुआ कि देने के लिए क्या बचा, क्या बचा? तो पुर्तगालियों ने बोला कि आप बॉम्बे ही ले लो, तो बॉम्बे ही दे दिया। आप देखिए कि शादी कहाँ हो रही है, डोरी कहाँ मिल रही है, किस इलाके की मिल रही है, पर मिल रही है भाई, क्या कह सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ले लिया, पर ये ब्रिटिशर्स मतलब ये जो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी उसको नहीं, वो ब्रिटिशर उस देश को दिया था, ब्रिटेन को दिया था। फिर ब्रिटेन ने 1668 में ईआईसी को एक नॉमिनल चार्ज पे दे दिया मुंबई।
जो कि फिर मतलब बॉम्बे, फिर वो मुंबई बना, फिर एक हब बना, और आज तो हम बॉम्बे से सब जानते ही हैं कि बॉम्बे क्या है। 1962 आता है द फाइनल एग्जिट। एक बात आपको मैं बता दूं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे इंडिया में, और सबसे बाद में गए। जी हाँ। तो ऑपरेशन विजय हुआ। ऑपरेशन विजय, लिबरेट, ऑपरेशन विजय मतलब नाम है इसका। और इसमें हम लिबरेट करते हैं गोवा को, दमन को और दीव को, क्योंकि ये तीनों होल्ड थे इनके। ठीक है। और इनको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। पहले इनको बाहर निकालने के लिए बोला था, कि जा नहीं रहे थे, फिर ये सब। ठीक है। तो इसमें वो सब, और इसका ये जो है, मतलब आपको मैं एक वैसे बता रहा हूँ, ये पढ़ाई के लिए नहीं है। ये जो टॉक्सिक मूवी है यश की, वो इसी एरा में रहती है, कि मतलब गोवा का जब ये ऑपरेशन विजय चलता है तो वो इसी टाइमलाइन में मतलब सेट होती है।